नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव आयोग अब सिर्फ चुनाव कराने के लिए नहीं रह गया है। मोदी जी रहने भी नहीं देंगे, बल्कि सत्ता में बैठी हुई मोदी शाह की जोड़ी ने उसको अपना ऐसा हथियार बना लिया है जिसको वो जब चाहे जैसे चाहे चला सकते हैं। पूरा देश जान चुका है ये बात। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार मोदी शाह के इशारों पर नाचने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसका अब एक और सबूत सामने आ गया है। दरअसल SIR का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। सरकार की मंशा है जहां अगले साल चुनाव होने वाला है वहां जल्दी से जल्दी SIR करा लिया जाए ताकि सत्ता हथियाने में आसानी हो जाए। इसको लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भयंकर विरोध भी हो रहा है। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने मोदी शाह के कहने से असम राज्य को छोड़ दिया है। बताइए, जहां घुसपैठ का सबसे बड़ा मसला कभी किसी जमाने में उठता था वो छोड़ दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाने का डर सता रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को जैन जी से डर लग रहा है? क्या मोदी शाह हेमंत को नेपाल वाली स्थिति पैदा होने से घबराहट हो रही है? या असम को लेकर गुजरातियों की जोड़ी कुछ और प्लान बना रही है? इसको लेकर अब असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने लेख लिखा है जिसमें उन्होंने मोदी शाह के इरादों को खोल कर रख दिया है। तो प्रोफेसर साहब ने क्या क्या खुलासे किए हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में। पिछले दिनों जो बिहार में SIR हुआ उसको लेकर बड़े बड़े आरोप लगे, कई तरह के सवाल खड़े हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई क्लीन चिट मिले बड़ी बेशर्मी के साथ SIR को सफल बताते हुए पूरे देश के 12 राज्यों में इसे लागू करने के तुगलकी फरमान को सुना दिया। खास बात यह रही कि इन 12 राज्यों में वो 4 राज्य भी शामिल थे जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब चुनाव आयोग की मंशा साफ है कि चुनाव से पहले ही मतदाताओं की छटनी कर दी जाएगी ताकि भारतीय जनता पार्टी को सीधा साधा लाभ पहुंचाया जा सके। ज्ञानेश जी बता गए हैं कि इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और योगी जी का उत्तर प्रदेश जहां बड़ा जोर लगा रही है बीजेपी, इसके साथ पश्चिम बंगाल भी शामिल है। लेकिन अब जैसे इन 12 राज्यों का नाम लिया गया तो सबका ध्यान गया कि इसमें कुछ गोलमाल है, क्योंकि ज्ञानेश जी ने तो असम का नाम नहीं लिया। सवाल उठने लगा कि अरे ज्ञानेश जी, आप असम को कैसे भूल गए? क्या वहां अगले साल चुनाव नहीं होने हैं? या वही भाजपा की सरकार पहले ही बनी हुई है तो वोट काटने की जरूरत नहीं है? इसको लेकर जब पत्रकारों ने ज्ञानेश जी से पूछा तो वो बोले कि अरे भाई, असम में मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी। ऐसे में सवाल है कि जिस असम में बीजेपी सबसे ज्यादा घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है, हमेशा उछाला है उसने, और सबसे ज्यादा अवैध वोटर का आरोप लगाती रही उस राज्य में, उस राज्य के लिए ही SIR की घोषणा अभी तक क्यों नहीं की गई? अब इसी पर असम विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जयदीप विश्वास ने एक लंबा लेख लिखा है। इसमें उन्होंने साफ किया है कि असम को SIR से बाहर रखना भाजपा सरकार की मजबूरी बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले से ही नागरिकता विवादों, जनसंख्या के मुद्दे और हालिया राजनीतिक अस्थिरता से परेशान है। अगर इस माहौल में SIR लागू किया जाता और लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाते तो सरकार के लिए यह आत्मघाती साबित हो सकता था। विश्वास के मुताबिक भाजपा ये जानती है कि असम में पहले से ही नागरिकता को लेकर जनता बहुत संवेदनशील है और इस समय मतदाता सूची में छेड़छाड़ की गई तो उसका सीधा असर 2026 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। प्रोफेसर विश्वास ने अपने लेख में यह भी बताया कि असम में नागरिकता का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि यह आजादी के बाद से ही विवादों में रहा है। राज्य में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को हमेशा अन्य ठहराने की प्रवृत्ति रही है। गैर असमिया और गैर खिलौंजिया यानी जो लोग असम के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें लगातार हाशिए पर धकेला गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब से आई है उसने संविधान से छेड़खानी की है। प्रोफेसर साहब के मुताबिक राज्य में संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकारों के कुछ अनुच्छेदों को जानबूझकर कमजोर या निलंबित किया गया ताकि कुछ वर्गों और राजनीतिक और सामाजिक रूप से बाहर उन्हें किया जा सके। प्रोफेसर विश्वास ने लिखा है कि असम शायद देश का इकलौता राज्य है जहां 2 तरह के नागरिक और 2 तरह के मतदाता मौजूद हैं।
ये असमानता 1997 से शुरू हुई, जब चुनाव आयोग ने एक विवादित आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद निचले असम और बाराक घाटी के लाखों बंगाली भाषी मतदाताओं को डी वोटर यानी संदिग्ध मतदाता घोषित कर दिया गया। उस समय करीब 5 लाख लोगों को इस जाल में फंसा दिया गया, जिनमें से आज भी 1 लाख से अधिक लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए विदेशी ट्रिब्यूनलों में लड़ रहे हैं। आपको एनआरसी से याद होगा, जिसको लेकर काफी हल्ला मचा था। उसका असम में क्या हाल हुआ ये भी सामने आ गया है। 2015 से 2019 के बीच केवल असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी का चलाया गया। इस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी थी, लेकिन 1600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ये सूची आज तक अधूरी है। करीब 19.5 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया गया, लेकिन अब तक कोई अंतिम दस्तावेज तैयार नहीं हुआ। इससे लाखों परिवारों की जिंदगी रुक गई और राज्य में सामाजिक विभाजन और बढ़ गया। अब सोचिए, इसे पूरे देश में लागू किया जाता तो आज देश का क्या हाल होता। प्रोफेसर विश्वास ने अपने लेख में लिखा कि भाजपा के राज्य में प्रवेश के बाद पहले से विभाजित जनता को धार्मिक रंग दे दिया गया और सांप्रदायिकता की आग भड़काई गई है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत पकड़ बची थी, वो भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की जनगणना में की गई हेराफेरी से खत्म हो गई। परिसीमन के नाम पर जिन सीटों का पुनर्गठन किया गया, उनमें मुस्लिम आबादी को सीमित कर दिया गया ताकि वो कभी सत्ता में निर्णायक भूमिका ना निभा सके। भाजपा ने सांप्रदायिक राजनीति को इस हद तक पहुंचा दिया कि अब राज्य की सामाजिक एकता टूटने की कगार पर है। इसी बीच असम की सियासत में एक और बड़ा झटका तब लगा जब असम के मशहूर गायक और समाज सेवी जोविन गर्ग की मौत सिंगापुर में हो गई। 19 सितंबर को जोविन की मौत डूबने से बताई गई, लेकिन उसके चाहने वाले इसे रहस्यमयी मौत बता रहे हैं। जोविन असम की संस्कृति, भाषा और पहचान की आवाज माने जाते थे। उनकी मौत के बाद राज्य में लाखों युवा सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके करीबी कारोबारी श्याम मकानू मेहता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जाने लगे। जोविन सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे, जिसके आयोजक श्याम कान मेहता ही थे। इस घटना ने भाजपा की एकजुट छवि को तोड़ दिया और पार्टी के भीतर गुस्सा और असंतोष बढ़ा दिया। प्रोफेसर विश्वास लिखते हैं कि जोविन की मौत ने असम के युवाओं में वो ऊर्जा भर दी जो किसी भी सरकार को हिला सकती है। इसके अलावा हाल ही में हुए बोडो टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी के चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया और सत्ता में वापसी की। यह हार मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा के लिए व्यक्तिगत अपमान की तरह थी, क्योंकि वो भाजपा के मुख्य प्रचारक थे। अब जब राज्य में जनता पहले से ही नागरिकता विवाद, बेरोजगारी और जोविन गर्ग की मौत को लेकर उबाल में है, तो भाजपा सरकार के लिए एसआईआर लागू करना आत्मघाती कदम होता। प्रोफेसर विश्वास का मानना है कि मोदी, शाह और शर्मा की तिकड़ी ये भली भांति जानती है कि अगर असम में मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो पहले से नाराज जनता सड़कों पर उतर आएगी। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने यह कहते हुए असम को एसआईआर से बाहर रखा कि राज्य में विशेष नागरिकता प्रावधानों के कारण फिलहाल इसे शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन असम की जनता इस तर्क को नहीं मान रही। सबको लग रहा है यह सिर्फ वक्त निकालने की चाल है। भाजपा को डर है कि अगर असम में एसआईआर के जरिए नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा और 2026 के चुनाव में उनकी हार तय हो जाएगी। प्रोफेसर विश्वास ने अपने लेख के अंत में लिखा है कि भाजपा भले ही इस फैसले को रणनीतिक जीत माने, लेकिन असल में ये उसकी कमजोरी का संकेत है। जनता खुलकर सवाल पूछ रही है। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सोशल मीडिया पर लोग लगातार असम सरकार की नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। जोविन गर्ग की मौत के बाद जो जन आंदोलन शुरू हुआ है, उसने विपक्ष को नई ताकत दी है। राज्य में लोगों को लगने लगा है कि भाजपा अब जनता की आवाज से डर रही है। असम की मौजूद स्थिति नेपाल से मिलती जुलती है, जहां सत्ता के खिलाफ लगातार जन विद्रोह उठ रहे हैं। अगर सरकार जनता की नाराजगी को समझने में नाकाम रही तो असम की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, मुझे जानना बहुत जरूरी है। जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।